हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान को बिल्कुल भी आसान कर देने वाला एक शानदार जीके क्विज लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि यूट्यूब पर आप इससे पहले कभी भी इस प्रकार के क्विज को ना तो देखे होंगे ना ही पढ़े होंगे। और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लिया और अध्ययन कर लिया तो आप लोगों के लिए जीके बिल्कुल ही आसान हो जाने वाला है। तो दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, जिसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ 5 सेकंड का समय होगा। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या फिर ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी का जो दांडी मार्च था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू हुआ था। वहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने कारण इसको गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। और बात करें स्वदेशी आंदोलन की तो दोस्तों यह 1905 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त या फिर ऑप्शन डी बुद्धगुप्त। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। जी हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम बना। दोस्तों, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही शासनकाल के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानमंडल या फिर ऑप्शन डी विधान परिषद। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 क, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 क या फिर अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात अनुच्छेद 21 क। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 21 क के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, यह प्रावधान संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जी हाँ मित्रों, थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। अगला प्रश्न है, MICR का विस्तृत रूप क्या होता है? ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी, मैग्नेटिक इनसेट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी, मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। या फिर ऑप्शन डी, मैग्नेटिक इनोवेशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जी हाँ दोस्तों, MICR का विस्तृत रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, उकटा रोग निम्न में से किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए, चाय। ऑप्शन बी, तिल। ऑप्शन सी, ज्वार। या फिर ऑप्शन डी, अरहर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात अरहर। जी हाँ दोस्तों, उकटा नामक रोग अरहर को नुकसान पहुंचाता है और दोस्तों यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, RBI द्वारा। ऑप्शन बी, UTI द्वारा। ऑप्शन सी, ICICI द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, सेबी द्वारा। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे दिए होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अर्थात सेबी द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकार किस को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी, निर्यात। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। या फिर ऑप्शन डी, बचत। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात निर्यात। जी हाँ दोस्तों, सरकार अपनी मुद्रा को निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। दोस्तों अवमूल्यन का मतलब विदेशी मुद्रा की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी करने से है, जिससे दोस्तों सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करती है जबकि आयात को हतोत्साहित करती है। तो इस प्रक्रिया को मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। या फिर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत का कृषि सार कहा जाता है क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश अपनी उत्पादन क्षमता एवं विविधीकृत कृषि उपज के कारण इसको कृषि सार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन या बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए, कालीबंगा। ऑप्शन बी, लोथल। ऑप्शन सी, रोपड़। या फिर ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात लोथल। जी हाँ, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पत्तन या बंदरगाह था। दोस्तों लोथल वर्तमान समय के गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और दोस्तों लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? ऑप्शन ए, आदि पुराण। ऑप्शन बी, गणित सार संग्रह। ऑप्शन सी, कवि राजमार्ग। या फिर ऑप्शन डी, अमोघ वृत्ति। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात कवि राजमार्ग। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक
अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग नामक पुस्तक को लिखा था, और जबकि आदि पुराण को जिनसेन ने, गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने और अमोघ वृत्ति को शाक्तायन ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए संगम वंश ने, ऑप्शन बी तुलुव वंश ने, ऑप्शन सी तुगलक वंश ने, या फिर ऑप्शन डी देवराय वंश ने। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात संगम वंश ने। जी हाँ दोस्तों, संगम वंश के शासक हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ऑप्शन ए पुलिकट में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, या फिर ऑप्शन डी मछलीपट्टनम में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी मछलीपट्टनम में। जी हाँ दोस्तों, भारत में डचों का सबसे पहला उपनिवेश मछलीपट्टनम में था, जो उन्होंने 1605 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर ऑप्शन डी WC बनर्जी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। दोस्तों इन्हें 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया, और दोस्तों इन्हीं को ही महान वृद्ध पुरुष या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए नियंत्रण बोर्ड को, ऑप्शन बी राजस्व बोर्ड को, ऑप्शन सी अस्थाई परिषद को, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात नियंत्रण बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया था, जिसमें 6 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी गोपालाचारी आयंगर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात बी और सी दोनों। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में गोपालाचारी आयंगर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे, बल्कि BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों में KM मुंशी, कृष्णास्वामी अयंगर, N माधवराव, DP खेतान, N गोपालास्वामी अयंगर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, या फिर ऑप्शन डी जनता। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात संसद। जी हाँ, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध सिर्फ संसद लगा सकती है। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है? इसके लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी चुनाव आयुक्त, या फिर ऑप्शन डी
लोकसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 156 क के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी पांचवी अनुसूची या फिर ऑप्शन डी छठी अनुसूची। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात चौथी अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है। वहीं पर तीसरी अनुसूची में शपथ, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। दोस्तों इसकी पहली बैठक जून 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने परिसीमन के आधार पर 2008 में मतदान कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, अंचल पंचायत एवं पंचायत समिति, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति एवं जिला परिषद या फिर ऑप्शन डी जनपद पंचायत, तालुका पंचायत एवं अंचल पंचायत। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति तथा जिला परिषद को शामिल किया जाता है। दोस्तों संविधान के 73वें संशोधन 1992 द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई और इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया। दोस्तों ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित की गई है, इसलिए इसे ग्राम सभा, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस पंचायती राज तंत्र की सिफारिश बलवंत राय समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारतीय संविधान में लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी स्कैंडिनेवियाई देशों से, ऑप्शन सी फ्रांस से या फिर ऑप्शन डी अमेरिका से। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात स्कैंडिनेवियाई देशों से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में लोकपाल का विचार
स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। दोस्तों, लोकपाल से तात्पर्य कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र ऐसी संस्था से है जो पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में नागरिकों के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण हेतु कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वादन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए संतूर से, ऑप्शन बी सितार से, ऑप्शन सी शहनाई से या फिर ऑप्शन डी वीणा से। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात संतूर। जी हाँ दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। दोस्तों, इनका जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तथा यह आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।